नहीं सर, कल हमने बात शुरू की सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे आखिर पे जब हमारी क्लास ख़त्म हुई। तो मैं आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ द पेपर जो है उस पर हमारी डिस्कशन चल रही थी। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि जनाब IS 16 है हमारे पास। सबसे पहले IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वन ऑफ द मेन स्टैंडर्ड, और एज़ पर द ओल्ड स्कीम अगर उसको कैरी किया गया तो इसमें से हमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। ठीक हो गया अगर इसको कैरी किया गया। इसके बाद जनाब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है जनाब IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सेम विद द सेम अजम्पशन, उसी अजम्पशन के साथ अगर पुरानी स्कीम को कैरी किया गया पेपर पैटर्न को, तो इसमें से भी हमें एक क्वेश्चन जो है वो मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में से। देन मैं आपको बता रहा था कि जनाब दो टॉपिक थे देयर वर टू टॉपिक, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पे सवाल हमें हर अटैम्प्ट में मिल जाया करता था। मतलब अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं आ रहा तो नॉट फॉर प्रॉफिट आ रहा है, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट आएगा तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं आता था। लेकिन दोनों में से किसी एक पे हमें एक क्वेश्चन जो है वो हर अटैम्प्ट में मिलता था, और इसमें से इन्होंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो अब FR1 में उसको ख़त्म कर दिया। अब बाकी बच गया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अब इसमें से सवाल आएगा या नहीं आएगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि देयर इज़ कि इसमें से सवाल है, चूँकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर निकाल दिया तो फिर इसका मतलब है कि सवाल इसी में से बने। देन इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास जनाब एक टॉपिक था FR1 में IFRS 15, वो भी उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। उसकी जगह दो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं इस दफ़ा। एक है जनाब IS 8 एंड देन वी हैव IS 33। अब ये जो कॉम्बो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इसमें दोनों में से कोई एक सवाल जो है इसमें से मेजर क्वेश्चन जो है वो टेस्ट किया जाएगा। सो IS 8 जो है इट इज़ अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, change in accounting estimates and errors। और ये है जनाब हमारे पास अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अब इन दोनों में से मेरा ख्याल ये है कि 10 से 15 मार्क्स ज़रूर आएंगे इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मिला के। ठीक हो गया जी। इसके बाद जनाब हमारे पास जो रूटीन में स्टैंडर्ड है FR1 के FR1 के, उसमें है जी IS 20 एंड दैट इज़ गवर्नमेंट ग्रांट्स। Then we have IS 23, borrowing cost। इन दोनों स्टैंडर्ड के बारे में आप ज़्यादातर जो है IS 16 के साथ इन कॉम्बिनेशन सवाल बना दिए जाते हैं। मतलब IS 16 का अगर 20 नंबर का सवाल है तो उसमें आप गवर्नमेंट ग्रांट या IS 23 का जो मिक्सअप है, फ्यूजन जो है वो आपको मिलेगा। मतलब वो 16 के साथ ही टेस्ट कर लेगा, या 20 टेस्ट कर लेगा उसी के अंदर, उस मेन क्वेश्चन के अंदर, या IS 23। तो इसको ज़्यादातर वो कंबाइन करता है IS 16 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर। अदरवाइज अगर वो आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओल्ड स्कीम में आ रहे थे उसमें भी इन स्टैंडर्ड को टेस्ट किया जाता है। ठीक हो। इसके बाद जब हमारे पास स्टैंडर्ड है जी IS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इस स्टैंडर्ड को भी इसी के साथ मर्ज किया जाता है। ठीक, यहाँ इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, लेकिन मेनली IS 40 पे अगर हम कहें जी स्टैंड अलोन क्वेश्चन जो है वो इट्स वेरी रेयर,
क्योंकि इतना लेंथी है नहीं, छोटा सा स्टैंडर्ड। तो मोस्टली एग्जामिनर जब इसको टेस्ट करना चाह रहा होता है इसको भी 16 के साथ ही मर्ज करता है। 16 के साथ अगर मर्ज नहीं करेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक दो सवाल इसमें से वो आपसे पूछ लेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ही है। इसके बाद जब हमारे पास है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस पूरा टॉपिक है, इसमें से 10 से 12 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 to 12 मार्क्स। अगर आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन आया तो 3-4 MCQs जो हैं वो इसमें से पूछ लेगा। अगर ये पूरा टॉपिक आएगा 10 नंबर का तो फिर MCQs नहीं आएंगे इसमें से। अगर उसने इसको फुल फ्लैज क्वेश्चन में ना पूछा तो फिर ज़रूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टेस्ट करेगा। जो पैटर्न है, जो ओल्ड स्कीम का पैटर्न रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा FR1 में प्रीवियसली टॉपिक हुआ करते थे कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो टॉपिक उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, चूँकि कॉस्ट का पेपर जो है वो ग्रुप 1 में आ गया। वेल में तीसरा पेपर है अब कॉस्ट का, ऐसे ही थर्ड पेपर इन ग्रुप 1 इज़ अ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वो पहले FR1 में एक दो चैप्टर्स हुआ करते थे, अब उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया, सारे का सारा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में ले गया। ठीक, इसके अलावा जो टॉपिक है दैट इज़ IS1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़ाहिर है आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाएंगे ही बनाएंगे और SOFP भी हम बनाएंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो प्रीवियसली FR1 में ये भी 7 से 8 नंबर का सवाल जो है वो आ जाया करता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक, अब ये अगर आप देखें तो दिस इज़ द मेन, जो आपको FR1 में मेन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दीज आर द मेन टॉपिक्स जो आपने कवर करना। ठीक, अब इसको पढ़ने के लिए नॉर्मली स्टूडेंट, आप सब लोगों के ज़हन में कहीं पे ये बात स्टक है कि हमें इंट्रो पूरी आनी चाहिए। ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, आपको इंट्रो पूरी आती है या नहीं आती, इट डजंट मैटर। आपको पूरा जो आना चाहिए वो है डबल एंट्री। ठीक, आपको अच्छी तरह से जो ग्रिप होनी चाहिए वो है हाउ टू पास अ डबल एंट्री। बाकी चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। अगर आपको डबल एंट्री की कन्फ्यूजन है, आप डबल एंट्री आपसे पास नहीं हो पाती, तो फिर कंसर्न है, फिर हमें इशू बनेगा आपको। यानी तो 2 दिन से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको डबल एंट्री के मल्टीपल तरीके बताऊँ कि डबल एंट्री कैसे पास की जाती। अगर अभी भी आपके ज़हन में कहीं पर कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट FR1। कोई सवाल, कोई बात, कोई कन्फ्यूजन हो ज़हन में किसी किस्म का, एनीथिंग, कोई नहीं, श्योर कोई चीज़ रह गई हो? एक और स्टैंडर्ड रह गया लिखने के लिए, और वो है जनाब IS 36। impairment of assets, IS 36 that is IS 36 impairment of assets। ठीक हो गया जनाब? ओके, कैन वी स्टार्ट द FR1 नाउ? चलो मिटा दूं इसको। लेकिन जनाब ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं या जो हम लिखे हमने पढ़ने हैं, ये हमें बताते हैं प्रिंसिपल, गाइडलाइंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप किसी एक आइटम को डील करने जा रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसको बिजनेस की, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट करना है, इसको कैसे मेजर करना है। ठीक, जैसे अगर आप आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब अपना one of the main standard for the 20 marks of the paper, and that is IS 16 property, plant and equipment।
इसके बारे में पहले आप देख लें जनाब कि SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको रिपोर्ट किया जाता है कहाँ पे, कहते हैं इसको हम SOFP का जो मेन सेक्शन है एसेट्स, उसमें नॉन करंट एसेट्स में हम इसको रिपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, वन ऑफ द मेन लाइन, सिंगल आइटम लाइन हम इसको रिपोर्ट करते हैं ऑन द फेस ऑफ द SOFP। मतलब जो मेन पेज है SOFP का, उसको हम कहते हैं फेस ऑफ द SOFP। उसके ऊपर हम इसको अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट हम इसको रिपोर्ट करते हैं और सिंगल लाइन आइटम जो है वो रिपोर्ट कर दिया जाता है जी, ये इसकी वैल्यू। इसके बाद इस वैल्यू की डिटेल जो है वो हम नोट्स टू दी अकाउंट्स में लिखते हैं कि ये वैल्यू हमने कैसे ड्राइव की। पहले तो आपने ज़हन में ये रखनी है बात, दिस इज़ आवर मेन थिंग कि हम PP क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हम PP इसलिए पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि बिजनेस की SOFP के जो फेस पे PP की वैल्यू लिखी जाती है ये कैसे ड्राइव की जाती है, हाउ टू ड्राइव दिस वैल्यू, नंबर 1। ठीक, और इसके अंदर ड्यूरिंग द पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, जो चेंजेस आए हैं वो सारी हम कहाँ पर लिखते हैं, नोट्स टू दी अकाउंट, कि कितने नए एसेट खरीदे, कितने बेच दिए, इस पे कितनी डेप्रिसिएशन आई, सारी चीज़ें आपने कहाँ लिखनी है, नोट्स टू द अकाउंट में लिखनी है। सही हो गया जनाब। तो दिस इज वी वांट टू अचीव नाउ। अब हम चलते हैं जनाब बैक टू द स्टैंडर्ड एंड दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले आप इसको शुरू करेंगे हम, स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। अब आपने इंट्रो में इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इट्स डजंट मैटर। हम शुरू करेंगे इसको जीरो से। सही हो गया जी। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सबसे पहले बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर इस लाइन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि ये जो आइटम आप पढ़ने जा रहे हैं PPE का नाम है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, प्लांट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह जिससे आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं। इक्विपमेंट मीन्स जो आप डिफरेंट AC हो गया जनाब, और कोई चीज़ें होंगी तो इक्विपमेंट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीनरी, इसके बारे में आपको सबसे पहली लाइन में ये बता रहा है कि ये जनाब टेंजिबल है। टेंजिबल से क्या मुराद है कि आप इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनको आप देख सकते हैं, यू कैन टच देम, सो दीज आर फिजिकल विद द फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये है इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। देन ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसका मतलब है ये ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास जिनसे बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मोर देन 12 मंथ मिलेंगे। यहाँ पर वो क्लियर कर देते कि हम जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ने जा रहे हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, IS 16 के अंदर, ये डील करेगा सिर्फ बिजनेस के टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को। ठीक, अब बिजनेस के पास और भी एसेट्स हैं जैसे इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी। ठीक, जैसे ब्रांड हो गया, लाइसेंस हो गई, तो इसको हम कहते हैं ये इंटेंजिबल। अब उन पे IS 16 के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि IS 16 स्ट्रेट अवे किसको डील कर रहा है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, सबसे पहली बात। ठीक, अब फिर ये इंटेंजिबल एसेट्स के साथ डील नहीं करेगा। देन इसने लिख दिया एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियर करके कि ये नॉन करंट, इसका मतलब है इट्स नॉट गोइंग टू डील द करंट वन। ऐसे एसेट्स जो टेंजिबल हो सकते हैं लेकिन उनकी बेनिफिट जो है वो आपको लेस देन 12 मंथ होगी, तो उसको भी ये डील नहीं कर रहा। ठीक, सो क्लियरली उसने बता दिया कि किस चीज़ को आप हैंडल करने जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में हम आपको प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं। सो दीज आर टेंजिबल नॉन करंट assets. The property, plant and equipment are tangible non-current assets held by an entity for the purpose of, कहते जी ये आप बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं ये बिजनेस ने क्यों रखे होते हैं, किस लिए अपने पास ये एसेट्स रखता है, बिजनेस खरीदता है। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ ए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नंबर 1 चीज़ें बनाने के लिए,
प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखा है, ठीक। नंबर 1, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, नंबर 2 distribution of goods, number 3 rendering of services, number 3 rendering of services, सर्विस रेंडर करने के लिए, नंबर डी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, नंबर ई फॉर रेंटल टू अदर्स। ठीक हो गया जनाब। अब इसको आप देखें क्या कह रहा है, कहता जी ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं जिनको बिजनेस इसलिए कैरी करता है या रिटेन करता है या अपने पास रखता है, किसके लिए, ताकि वो चीज़ें बना सके। अब इसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल प्लांट, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रोडक्शन के लिए आपको फैक्ट्री बिल्डिंग भी चाहिए, फैक्ट्री बिल्डिंग में लैंड भी आ गई, बिल्डिंग भी आ गई। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्लांट एंड बिल्डिंग। अगर आप सादा सा नाम लें तो हम बात किसकी कर रहे हैं, टेंजिबल प्लांट एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस, वो भी एक बिल्डिंग। व्हीकल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे होंगे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो व्हीकल की बात की जा रही है, ठीक। कंटेनर्स की बात की जा रही है, वेयर हाउस की बात की जा रही है, ठीक। सो दीज आर टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जैसे यहीं पे आप देख लें, ये फर्नीचर, ये एसी, ये कैमरा, रिकॉर्डिंग सिस्टम, एवरीथिंग, क्लास बिल्डिंग जो है, ये सारी दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये सारे किस में आ गए हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, तो एडमिन ब्लॉक, किसी भी बिजनेस का जो एडमिन ब्लॉक होता है जहाँ पे उनके तमाम ऑफिसर्स बैठ के काम करते हैं, अकाउंट ऑफिस है, डायरेक्टर्स जहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ की बिल्डिंग, उनकी गाड़ियाँ, उधर का फर्नीचर, उधर के एसी, सारे किस लिए यूज़ हो रहे हैं, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। किस में फॉल कर जाएंगे, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में। एंड देन फॉर रेंटल टू अदर्स, आप किसी ऐसे बिजनेस को सोचें जो रेंट ए कार का बिजनेस करते, तो तमाम कार्स जो उसने रखी हुई है रेंट पे देने के लिए, वो किस में फॉल करेंगी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। कोई रियल एस्टेट कंपनी है जिसके पास फ्लैट्स हैं, घर हैं, वो उनकी रेंटल, उनकी जो मेन इनकम आती है वो रेंट्स हैं, जो घरों से, फ्लैट से आते हैं, दुकानों से आते हैं, प्लाजाज हैं, पूरे पूरे फ्लोर उन्होंने रेंट पे दे रखे हैं। तो वो सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो किस में फॉल कर रही होगी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। अब आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखी थी, सही। सो व्हाट आर द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये बता देता है कि जनाब IAS 16 कोई भी आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, जब भी वो शुरू होगा, सबसे पहले वो उस आइटम को एक्सप्लेन करेगा जिसके बारे में वो आपको प्रिंसिपल बताने जा रहा है, रूल्स बताने जा रहा है। तो ये ना हो कि आप इस स्टैंडर्ड के रूल्स किसी और पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि जो आपको अभी हम रूल्स बताने जा रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, दे आर गोइंग टू बी अप्लाई ऑन दीज आइटम्स, on the property, plant and equipment, and the PPE is tangible non-current assets held by an entity for the purpose of production of goods, distribution of goods, rendering of services, administrative purposes and for rental to others। ये याद रखना है आपने, ठीक हो गया। तो ये आगे जनाब हमारे पास what are they। इसके बाद हम स्टैंडर्ड को आगे लेके चलते हैं जनाब, और वो है जनाब सेकंड हेडिंग है इसकी, दैट इज रिकग्निशन क्राइटेरिया। रिकग्निशन क्राइटेरिया, ठीक। आपने जनाब थोड़ा बहुत अकाउंटिंग जो इंट्रो में हमने पढ़ी, क्योंकि पेपर नहीं दिया इसलिए मैं थोड़ी बहुत कह रहा हूँ, ठीक। तो उसमें अगर आपको ये कहा जाए कि एक बिजनेस ने बिल्डिंग खरीद ली, 20,000 रुपये की बिल्डिंग खरीद ली जी बिजनेस ने,
तो आपसे पूछा जाए हाँ जी क्या डबल एंट्री होगी, तो आप कहते हैं जनाब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अगर तो आपने पेमेंट कर दी है तो कैश, अगर आपने नहीं की तो पेबल्स आ जाएंगे। ऐसे ही है जी। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप बिल्डिंग को डेबिट करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में क्या है, तो आप ये कहते हैं कि जनाब ये एसेट जो है ये बिजनेस का है। ऐसे ही चूंकि दिस एसेट बिलोंग्स टू द बिजनेस, तो हम इसको बिजनेस की बुक्स में एज एन एसेट बुक कर लेते हैं। यही मतलब है इसका सादा सा। अब स्टैंडर्ड इसके बारे में जब आता है तो इस सादा सी बात को कहता है रिकग्निशन क्राइटेरिया, कि आप इनको कब बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में कब इनको एज एन एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए आप, कि ये बिजनेस के एसेट। रिकग्निशन, इनको एज एन एसेट कब मानना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कि जनाब ये कंडीशंस पूरी हो तो फिर आपने इनको बिजनेस की बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेना। ठीक हो गया। अब वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले रिकग्निशन क्राइटेरिया नंबर ए, एंड देयर आर 2, और ये दोनों याद रखनी है आपने। ठीक, याद कर लेनी है आपने अच्छी तरह से। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं कि रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, तो आपको अच्छी तरह से ज़हन में होना चाहिए, लाइन टू लाइन। ठीक, सो रिकग्निशन क्या है, नंबर 1, व्हेन इट इज प्रोबेबल that economic benefit benefits will flow to the entity due to some past transaction. This is number 1 line. अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ये क्या मतलब है। When it is probable that economic benefits will flow to the entity due to some past transaction. Number 2, B, cost can be measured reliably. Cost can be measured reliably. ये दो लाइन्स हैं। Cost can be measured reliably. Reliable नहीं, reliable होता है, तो reliably ले जाओ। अब इन दो बातों को अगर हम देखें, ये क्या लिखा जी हमने इसमें लफ्ज यूज किए, when it is probable. Number 1 word is probable. Number 2 is economic benefits. Number 3 is past transaction. बाकी सादे से लफ्ज, simple words. Entity means ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जिसकी बात आप कर रहे हैं, बिजनेस। ठीक हो गया जनाब। अब इसमें जनाब ये 3 लफ्ज जो हैं, अगर आप इसको देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है डिफरेंट तरह से आपको मिल सकते हैं। कोई एसेट आपको डायरेक्ट कैश दे रहा होता है कमा के, आप जनाब एसेट्स उसको यूज़ करते हैं, उसी वक्त आपको कैश मिल जाता है। जैसे एक पार्क में बंदा कैमरा लेकर घूम रहा हो जी, फोटोग्राफी कर रहा हो, ये फ़ोटो उतरवा लें, जैसे ही उसने फ़ोटो उतरवाई उसे पैसे ले लिए, तो उसका कैमरा उसको कमा के दे। इसी तरह प्रोडक्शन प्लांट क्या करता है, वो आपको चीज़ें बना के देता। उसका बेनिफिट क्या है कि वो आपको यूनिट बना के देता। अब वो यूनिट आप मार्केट में जाके बेचते हैं, फिर कैश आ जाता। ठीक, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप देखें, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट कि आप लेक्चर डिलीवर कर सकें, ये कॉलेज के लोग जो हैं, उनके टीचर्स जो हैं, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग द फी, दे आर रियलाइजिंग द कैश। सो अल्टीमेटली जो है बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एसेट जो आप बिजनेस में लेकर आते हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा होता है, वो अल्टीमेटली कैश ही होता है। ठीक, जैसे आप देखें कि हमने कहा जनाब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका मतलब है ये जो भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट होगा, ये बिजनेस को चीज़ें बना के देता होगा, जो बिजनेस मार्केट में सेल करके पैसे लेता होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये क्या हो रहा है जनाब, चीज़ें मैन्युफैक्चर कर ली, उनको स्टोर करना ज़रूरी है,
अदरवाइज ख़राब हो सकती हैं। तो वेयर हाउस है, वेयर हाउस आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि चीज़ें आपकी स्टोर करके रखता है। फिर जनाब आपने डिलीवरी देनी है, व्हीकल है, कस्टमर के डोर तक उसको दे के आ रहे हैं चीज़ें। फिर आप जब चीज़ें पहुंचा देते हैं तो क्या मिलते होंगे फिर आपको? नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट द मनी। सो इसका मतलब है कि जो भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट है वो किसी ना किसी फॉर्म में बिजनेस को बेनिफिट दे रहा था। उसकी वजह से बिजनेस को क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट मिलता है। अगर एक चीज से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे तो वो एसेट की डेफिनेशन को मीट ही नहीं करता। मतलब अगर हम ये कहें कि कोई एक ऐसा रिसोर्स जो है जरूर लेकिन उससे आपको बेनिफिट ही नहीं है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एसेट आप उसको एसेट डिक्लेयर नहीं कर। डिक्लेयर मीन आप उसको अपनी बुक्स में एसेट नहीं लिख सकते, बिकॉज बिजनेस को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। सो देयर मस्ट बी इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द रिसोर्स, कि उससे जो बेनिफिट हैं वो बिजनेस को मिलेंगे। अब दूसरा लफ्ज है प्रोबेबल, व्हेन इट इज प्रोबेबल। अब ये हम वर्ड यूज करते हैं टू प्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी कि ऑलमोस्ट सर्टन है कि अगर एक एसेट जो है उसके कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो वो बिजनेस को ही मिलेगा। हमें यकीन है हमें मिलेगा। तो आपसे पूछे कैसे यकीन? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये घर जो है, ये बिल्डिंग जो है, इससे बेनिफिट आपको ही मिलेगा? तो आप क्या कि जवाब देंगे? जनाब हमारी है, हम ओन करते हैं इसको, वी आर द ऑनर। क्या मजाल है किसी की कि जो इस घर में आ जाए? हम पुलिस को नहीं बुला लेंगे, उनको निकाल बाहर करेंगे। ऐसे ही है ना। इसका मतलब बेनिफिट भी आपको मिलेंगे और आपके अंदर ये एबिलिटी भी है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दूसरों को कि वो इससे बेनिफिट ना लें लीगली। ठीक। अब जब ये कहते हैं ना प्रोबेबल, तो प्रोबेबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट सर्टन कि एक इकोनॉमिक रिसोर्स के बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं जी जो मेन स्टोरी होती है वो है जी ओनरशिप। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप ओन भी करते हो, ज़रूरी ये होता है कि आप लॉफुली कंट्रोल करते हो, कि कंट्रोल रिसोर्स का आपके पास। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप गाड़ी बैंक से लीज करा लें तो उसकी लीगल इंटाइटलमेंट आपके पास नहीं होती, ओनरशिप, बट द बैंक हैज़ ट्रांसफर्ड यू द कंट्रोल। उसने आपको लॉफुल पोजेशन दिया होता और आप उसको यूज कर रहे होते। समझ आ रही? अब यहां पर जब हम प्रोबेबल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं प्रोबेबल उस वक्त होता है जब आपका पास कंट्रोल हो, व्हेन यू हैव अ कंट्रोल ऑफ दैट इकोनॉमिक रिसोर्स। अब कंट्रोल दो सूरतों में आ सकता है, एक आपके पास ओनरशिप हो, दूसरा आपके पास पोजेशन हो। अब जब टेंजिबल एसेट की हम बात करते हैं तो चूंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं तो यहां पे दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसको ओन करते हैं और वो आपके पोजेशन में नहीं है, वो किसी और के पास है, उसके बेनिफिट तो फिर कोई और ले रहा होगा। इट हैज टू बी इन योर कंट्रोल। इसका मतलब ओनरशिप के साथ साथ आपके पास उसका पोजेशन भी होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि आपके पास ओनरशिप ना हो लेकिन आपके पास उसका पोजेशन हो, तो तब भी वो आपका एसेट, बिकॉज द कंट्रोल्स डिटरमिन। अगर आपके पास कंट्रोल है तो कंट्रोल ये डिटरमिन करता है कि बेनिफिट किसको मिलेंगे, हु इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट। बेनिफिशियरी इस रिसोर्स का कौन होगा? कौन डिटरमिन करेगा? कंट्रोल डिटरमिन करेगा। और इकोनॉमिक रिसोर्स पे कंट्रोल हम कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं किसका कंट्रोल है? जिसके वो लॉफुल पोजेशन में, वो ड्यू टू द ऑनरशिप है। नंबर वन रीजन ये हो सकती है कि उसके पास लॉफुल पोजेशन इसलिए है क्योंकि वो उसका ओनर है, लेकिन इसके अलावा भी रीजन हो सकती है कि जो उसका ओनर है उसने कंट्रोल ट्रांसफर किया हुआ है उसको, वो उसके पोजेशन में है। जैसे हम लीज कार की बात कर रहे हैं तो उसका ओनर कौन है? उसका ओनर है बैंक, लेकिन बैंक ने उसका कंट्रोल किसको ट्रांसफर किया हुआ है? टू द लेसी, जिसने गाड़ी लीज पर ली। ठीक। अब वो एसेट किसका है? एज पर द IAS 16, एज पर द फ्रेमवर्क, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट रिसोर्स उसी का है जो उसका बेनिफिशियरी है। ये याद रखनी है आपने बात। जिसको उससे बेनिफिट मिल रहे हैं एसेट वो उसी का है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कंट्रोल। और कंट्रोल कैसे अचीव होता है? थ्रू ओनरशिप
और थ्रू लॉफुल पोजेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी वो है लॉफुल पोजेशन। वो ओनरशिप की वजह से भी हो सकता है, वो विदाउट ओनरशिप भी हो सकता है, याद रहेगी बात। अब जब हम ये कहेंगे कि समवन हैज अ कंट्रोल ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट, ऑन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, तो फिर इस चीज का हम ये कह सकते हैं व्हेन यू हैव अ कंट्रोल, इट मीन्स उस रिसोर्स के जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो अब किसको मिलेंगे, वो उसी को मिलेंगे जिसका कंट्रोल। इसका मतलब है कि जब आप अपनी बुक्स में एसेट को डेबिट करते हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड कि कंट्रोल आपका है, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। तो किसी चीज को अपनी बुक्स में एसेट लिखने के लिए ये जरूरी है कि आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपके पास कंट्रोल ड्यू टू द ओनरशिप है या ड्यू टू द लॉफुल पोजेशन। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट जो हैं वो आपको ही मिलेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी, वो किसी और को भी मिल सकते। ठीक, मतलब अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है, अगर आप दूसरों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप कहते हैं जी ये बिल्डिंग है, कोई भी आ जाता है, अस भी बैठे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तुम रोक नहीं सकते, नहीं यार अस नहीं रोक, कम्यूनिटी दी बिल्डिंग है, हर कोई आ रहा है, अस भी इतने बैठे। इसका मतलब यू कैन नॉट डिक्लेयर दैट बिल्डिंग एज एन एसेट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज बेनिफिट जो है वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। सो एज पर डेफिनेशन आप उसको अपना एसेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, याद रहेगी बात। सो यहाँ पर इस लाइन का मतलब जो है व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको अपनी बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में एसेट उस वक्त लिखना है, रिकॉर्ड करना है जब आपको ये यकीन हो कि बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। ठीक हो गया। सेकंड, ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन, कहते हैं ये कंट्रोल और जो आपके पास आया है इसकी रीजन पास्ट में होने वाली, माजी में होने वाली एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अचानक कुछ नहीं मिल जाता जी, अचानक हमारे पास कंट्रोल आ गया, ऐसे कोई बात नहीं। देयर मस्ट बी अ बैकग्राउंड रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कंट्रोल है बिल्डिंग का, तो उसका बैकग्राउंड ट्रांजैक्शन जरूर ये होगा कि आपने उसको परचेज किया होगा, उसका लीगल टाइटल भी ट्रांसफर हुआ होगा आपको आफ्टर द पेमेंट। गाड़ी आपके पास है, आप कह रहे हैं जी गाड़ी हमारा एसेट है, तो बैकग्राउंड में या तो आपने लीज पे ली है या आपने उसको परचेज किया। सो देयर मस्ट बी अ पास्ट ट्रांजैक्शन, इसके बगैर अचानक कंट्रोल नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जनाब। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन। क्या लिखनी है या आपने लाइन याद रखनी, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बड़ी रूटीन टेस्टिंग लाइन कि एसेट कब रिकॉग्नाइज होता, व्हेन टू रिकॉग्नाइज एन एसेट। इसका सवाल ये है कब करते हैं हम एसेट को रिकॉग्नाइज, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन। नंबर 1 लाइन। नंबर 2 लाइन, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। इसका मतलब यह है कि आपके बिजनेस का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एटलीस्ट इस काबिल होना चाहिए कि वो जो आपके पैसे लग रहे हैं एसेट के ऊपर उसको आप ट्रेस कर सकें, देख सकें कितने पैसे लगे आपके, और आप उसको मेजर कर सकें। मतलब ये नहीं अगर आपसे पूछा जाए ये कितने का घर है तो आप अंदाजे बता रहे हो, होना है कोई 3 करोड़ का, ये आपको नहीं पता, नहीं मैं अंदाज़ा ला रहा हूँ। लेकिन अगर आपने पेमेंट की हो, बैंक स्टेटमेंट में आपके पैसों का आउटफ्लो हुआ हो या आपने कमिटमेंट्स की हुई हैं, तो यू कैन रिलायबली मेजर दैट हाउ मच यू हैव पेड फॉर दैट। सो दैट इज रिलायबल मेजरमेंट। इसका मतलब है कि ये ट्रेसेबल होना चाहिए, इट शुड बी ट्रेसेबल। आपका अकाउंटिंग सिस्टम में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग तो ज़रूर करते हो कि पता चल जाए कि ये चीज़ जो आपने खरीदी है ये कितने की आई है। सो द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर कॉस्ट मेजरेबल ना हो किसी चीज़ की तो वो भी एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब ये दो चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तो आपने जो इंट्रो में एंट्री की एसेट अकाउंट डेबिट, नाउ यू कैन डू दैट एसेट अकाउंट डेबिट। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं पूरी हो रही, यू कांट डू दिस, आप एसेट डेबिट नहीं कर सकते बिजनेस की बुक्स। सही हो गया। सो व्हेन टू रिकॉग्नाइज एन एसेट, तो हमने ये दो लाइंस याद रखनी है। व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। देन वी हैव द नेक्स्ट इनिशियल मेजरमेंट।
इनिशियल मेजरमेंट। तीसरी हेडिंग है इनिशियल मेजरमेंट। अब आपने जनाब यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हो गया जी, रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ, आपने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब आप यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लिखना चाह रहे हैं कि कितने की बिल्डिंग। तो इंट्रो में तो हमने कितनी टेंशन नहीं ली इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक, हमने कहा जनाब बिल्डिंग इतने की आई, हमने लिख दिया। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अगर इंट्रो में पीपी पढ़ा तो उन लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। सो इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है कि ये जो आपने अमाउंट यहाँ पे लिखनी है ये कैसे डिटरमिन की जाती है, ये अमाउंट कौन सी होनी चाहिए, कैसे डिटरमिन की जाती है, ठीक। अब यहाँ पर इनिशियल मीन्स फर्स्ट टाइम जब आपने एसेट को अपनी बिजनेस की बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड किया है, तो फर्स्ट टाइम आपने उसको जो वैल्यू साइन करनी है वो किस तरह ड्राइव होगी, वो किस तरह डिटरमिन होगी, इसको हम कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल मेजरमेंट। ले जाओ इनिशियल मेजरमेंट जो है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड सबसे पहले जो हमें लाइन बताता है, बड़ी सादा सी आसान सी है, वो कहता है जी पीपीई शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। कहता है जी ये कॉस्ट पे मेजर होना चाहिए, इट शुड बी मेजर्ड एट कॉस्ट। इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। अब हम कहते हैं जी ये क्या है जी, कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट से क्या मुराद। अब आई 16 हमें खुद ही बता देता है, कहते हैं जी कॉस्ट से मुराद हम ये लेते हैं, नंबर 1 कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस। कहते हैं जितने का आपने खरीदा उसी को कॉस्ट कहते हैं, परचेज प्राइस, कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस, ठीक। तो समटाइम्स तो एसेट ऐसे ही होते हैं कि बस परचेज प्राइस ही होती है, ठीक। कहता है बॉक्स में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं। आपको परचेज प्राइस पे डिस्काउंट मिल जाए, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए तो आपने परचेज प्राइस में से माइनस कर देना है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि आप एक एसी खरीदने गए और वो जनाब 90,000 का, और डीलर आपको कहता है जनाब अगर आप 2 एसी हमसे लेंगे तो हम आपको 85 का लगा देंगे, है जी। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बाइंग आपको क्या मिल गई है, ट्रेड डिस्काउंट। तो अब आपके लिए एक एसी कितने का बन गया, 85 का। सो परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इफ देयर इज एनी, अगर कोई है तो, अगर कोई डिस्काउंट है तो आप उसको उसमें से माइनस कर देंगे, नंबर 1, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं जनाब, कहते हैं जनाब ये हो गया, अब आपके पास आगे जी नेट परचेज प्राइस। कहते हैं फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देयर आर सम अदर। फॉर एग्जांपल आप एसेट जो है जो आपने परचेज किया है उसके ऊपर आपको टैक्सेस वैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है, जैसे सेल टैक्स आपने शायद पे किया उसके ऊपर, ठीक। तो अगर कोई टैक्सेस भी हैं तो आप उसको कॉस्ट में सिर्फ उस सूरत में ऐड करेंगे अगर गवर्नमेंट आपको बाद में उन्हें वापस नहीं करेगी। तो इसको नॉर्मली हम लिखते हैं प्लस टैक्सेस नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप ऐड करें। नॉर्मली क्या होता है, जो सेल टैक्स होता है, आप लोग अपने जनरल नॉलेज में साथ साथ इजाफा भी करते हैं कि जो टैक्सेस, सेल टैक्स स्पेशली जो आप पे कर रहे होते हैं, ये बाद में आप जब इनकम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं FBR के साथ, तो जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया होता है वो आउटपुट सेल टैक्स में से आप माइनस कर लेते हैं। जो आपके वाजिबुल अदा होते हैं टैक्सेस, उसमें से आप वो माइनस कर लेते हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफंड हो गया। जैसे आप बिजली का बिल देखें, उसमें इनकम टैक्स भी आ रहा होता है, तो जब आप एज एन इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने जितना इनकम अर्न की पूरे एक साल में, उसमें से वो टैक्सेस माइनस कर लेते हैं जो आप ऑलरेडी बिजली के बिलों में, मोबाइल के बिलों में, बच्चों की फ़ीस के अंदर ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, वो माइनस कर लिया जाता है। इसको हम कहते हैं ये एडजस्टेबल, दिस इज़ रिफंडेबल। तो रिफंडेबल टैक्सेस नहीं शामिल करने आप, क्योंकि वो तो कॉस्ट ही नहीं है आपकी, वो तो आपको वापस हो जाएगा। जो आपको वापस नहीं होना, दैट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दैट इज़ टैक्सेस। आगे आपने याद रखना है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक हो गया। फिर जनाब आगे चलते हैं इसके बाद तो पता चलता है जनाब कि ये जो एसेट आपने ख़रीदा है, इट रिक्वायर्स
अब प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, हम नहीं जाके इसको इंस्टॉल कर सकते, या हम ले गए बस रख के इसको देख ही सकते हैं, इससे बेनिफिट नहीं ले सकते जब तक कि ये इसको कोई प्रोफेशनल आके इंस्टॉल ना करे। इंस्टॉल करके और हमारे हाथ में रिमोट पकड़ा के चला जाए, ले सर अब आप इंजॉय करें। अगर उससे पहले हमने कोशिश की तो हम इसको ख़राब कर बैठे। इसका मतलब है यू रिक्वायर अ प्रोफेशनल पर्सन टू इंस्टॉल दैट। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो है वो क्या करेंगे हम इसको, उसको भी इसमें ऐड करते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल फी, कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। हम कहते हैं क्या करें, सारी याद करनी, ठीक। तो हम कहते हैं नहीं सारी याद नहीं करनी, हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बताते। कहते हैं ये जो कॉस्ट है, ये जो आप कॉस्ट डिटरमिन करने जा रहे हैं, इट इज़ अ परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा आपने क्या करना, कहते हैं जनाब एनी एक्सपेंडिचर, any expenditure which is necessary to bring an asset in operating condition, to bring an asset in operating condition। अब ये इसने लाइन हमें बता दी। अब इसके अंदर सारी कैलकुलेशन छुपी हुई, ठीक। अब क्या कह रहा है जनाब, कहते हैं जनाब परचेज प्राइस के अलावा अगर हम ये देखते हैं एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा वर्चा आपने जो पेमेंट किया, आपने एक्सपेंडिचर किया, ठीक, जो कि ज़रूरी था, विच इज़ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये खर्चा हुआ ही इस वजह से है चूँकि आपने एसेट खरीदा। अगर ये आप एसेट ना खरीदते तो ये नहीं था, इसका मतलब ये इसी की वजह से हुआ। सो दैट वाज नेसेसरी, कि वो ज़रूरी था, किस लिए, टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे ले आए जिस पॉइंट के बाद वो बिजनेस को बेनिफिट देना शुरू कर दे। तो उस पॉइंट तक लाने के लिए जितने भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे जो कि नेसेसरी थे, वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होंगे। दे शुड बी इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक। अब कहते हैं अब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो हमने कहा जी ये तो हो गया, प्लस इंस्टॉलेशन। फिर अब हम कहते हैं प्रोफेशनल फी आएगा, इसमें शामिल होगा। तो हम कहते हैं बिल्कुल जनाब प्रोफेशनल की फी भी इसमें शामिल होगी। कैरेज, लोडिंग अनलोडिंग, प्रिपरेशन ऑफ द फाउंडेशन फॉर द प्लांट, वायरिंग, नई वायरिंग कराई जी आपने फैक्ट्री के अंदर, एसेट प्लांट चलाना, उसकी लोड ज़्यादा, पुरानी वायरिंग पे वो नहीं चल सकता, होगा, उस पर भी पैसे लग गए, ठीक। आपने फर्श नया बनवाया जनाब, चूंकि वो जब चलता है तो दमक आती है जिसकी वजह से पुराना फर्श बैठ सकता है, अब आपने उसके लिए स्पेशल फर्श बनवाया, होगा शामिल, ठीक। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। टेस्टिंग कॉस्ट, तो हम कहते हैं टेस्टिंग कॉस्ट इफ इट इज नेसेसरी, ठीक। तो नेसेसरी कब है, हम कहते हैं जब आपने कोई ऐसा एसेट बनाया हो। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि जब आप परचेज करने जाते हैं तो वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग कंडीशन में होते हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए, कार खरीदने गए, एसी लेने गए, दे आर ऑलरेडी इन ऑपरेटिंग कंडीशन। आपने इंस्टॉल करना है, स्विच लगाना है और ये चल पड़ना है, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट हो गया है ये, उन्होंने उसके ऊपर QC क्वालिटी एश्योरेंस की स्टैंप लगाई है कि जहाँ क्लियर, रेडी टू यूज़, स्टैंडर्डाइज्ड एसेट है। तो अगर आप ये कि जी हम AC टेस्ट करेंगे, इस पे जो कॉस्ट आएगी वो भी इसका पार्ट बनेगा, तो वो नहीं बनेगा, बिकॉज जब आपने इसको ख़रीदा है इट वाज ऑलरेडी इन द ऑपरेटिंग कंडीशन। जैसे आप गाड़ी लेने गए, शोरूम से आपने गाड़ी निकाली, अब आप कह जी मैंने टैंक फुल कराया, आजकल तो पेट्रोल महंगा ही बड़ा हो गया, 10,000 रुपये का, तो गाड़ी की कॉस्ट का हिस्सा है, तो हम कहेंगे नहीं, बिकॉज द कार वाज ऑलरेडी इन ऑपरेटिंग कंडीशन। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए कस्टमाइज किए जाते हैं,
आप अपनी बताते हैं जी हमें ये काम कराने हैं इससे, तो इंजीनियरिंग फर्म आपके लिए प्लांट मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। अब आपने बताया होता है जी हमने इससे ये काम लेना, कस्टमाइजेशन हुई होती है, वो स्टैंडर्डाइज्ड एसेट नहीं होते। जब आप कस्टमाइजेशन करवा लेते हैं तो फिर उसकी टेस्टिंग ज़रूरी हो जाती है। इन दैट केस द टेस्टिंग कॉस्ट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, और इसके साथ अक्सर लिखा होगा नेट टेस्टिंग कॉस्ट, नेट टेस्टिंग कॉस्ट। ठीक, इसका मतलब है कि टेस्ट जब आप टेस्टिंग करेंगे तो ज़ाहिर है आप कोई फॉर एग्जांपल प्लांट की टेस्टिंग कर रहे हैं तो चीज़ें कोई बनाएंगे आप, वो चीज़ें बनाने में आपके लग गए 20,000 रुपये और उनको एज ए स्क्रैप बेचा तो कुछ 10,000 की एज ए स्क्रैप आपको इनकम भी होगी। तो अब आपके लिए नेट टेस्टिंग कॉस्ट कितनी बनी? 10,000। तो आपने क्या शामिल करना है इसमें? नेट टेस्टिंग कॉस्ट। तो पेपर में आपने अगर ये रूल टेस्ट हो रहा हो एसिड की इनिशियल मेजरमेंट और उसमें टेस्टिंग कॉस्ट हो और एग्जामिनर साहब आपको साथ में ये भी स्टोरी बता दें कि ओवरऑल टेस्टिंग में पैसे लगे हैं 25,000, लेकिन जो टेस्टिंग के दौरान यूनिट्स बनाए गए वो हमने सेकंड हैंड मार्केट में उसको एज ए बी पेयर बेच भी दिया है और उससे हमें 10,000 की इनकम भी हो गई है। तो अब आपको एसेट की कॉस्ट में कितने पैसे शामिल करने हैं? 15,000 नेट, 25 माइनस 10। माइनस कर दो, फिर माइनस कर दो, उसका मतलब एक्स्ट्रा आ गया ना, 10,000 माइनस कर दो, कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा ना। ठीक हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब नेट टेस्टिंग कॉस्ट जो है जो आप लेके आ रहे हैं, तो हम इनकम होगी ना आपको उसके ऊपर। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है तो उसको शामिल कर, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास आपने टेस्टिंग की और उसके ज़्यादा ही पैसे आपने बना लिए, ठीक, तो इसका मतलब है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में ही था, वो बी पेयर तो था ही नहीं, फिर वो तो ऑलरेडी आपने सिचुएशन जो है वो इस तरह की बना ली कि जनाब ज़्यादा बन गया। तो इसका जजमेंटल ये होता है कि आप कुछ भी शामिल ना करें, टेस्टिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड, ज़ीरो। ठीक हो गया ना। ले आप इसके बाद आप देखें नेक्स्ट इंश्योरेंस एक आइटम होती है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है इंश्योरेंस, कि आपने एसेट की इंश्योरेंस करा ली। अब एक चीज आपने याद रखनी है, एक लिखी होगी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मतलब आप एसेट इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑन द वे उसकी इंश्योरेंस है, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। लेकिन जब वो आपके पास पहुंच गया है और आपने फिर उसकी एनुअल इंश्योरेंस, उसको लिखा होगा एनुअल इंश्योरेंस, अब जब उसके साथ लिखा होगा कि आपने इसकी एनुअल इंश्योरेंस कराई है तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगी। उसकी एक तो रीज़न ये है कि इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस इटसेल्फ वो आपको 12 माह बेनिफिट देगी, तो वो तो नॉन करंट है ही नहीं, पहली बात। ठीक हो गया। और दूसरी बात कि इंश्योरेंस वाज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग condition, it is already in the operating condition, so it's not going to be the part of the cost of the asset. कौन सी इंश्योरेंस? जो कि आफ्टर ऑपरेशन के बाद आप एसेट की कराएंगे, एनुअल इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है इट इज गोइंग टू बी एड। ठीक हो गया जनाब। अब जनाब ये तो था इंट्रो, अब आएगा FR1। FR1 में एक नई चीज़ आएगी, ठीक, देयर इज वन न्यू थिंग। ठीक हो गया। आपने इंट्रो में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा, ये कॉस्ट के अंदर ही चल रहा है आगे। इसको हम कहते हैं जनाब नेक्स्ट एलिमेंट, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन। कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, रिस्टोरेशन, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन। अब इसके साथ थोड़ा सा पहले आप समझ लें कि ये क्या बात हो रही है। I16 ये कहता है जनाब, ये FR1 है, अब ये इंट्रो नहीं, ये पहले जो अभी तक मैंने आपको बताया दैट वाज इंट्रो। ठीक, अब इनिशियल मेजरमेंट को थोड़ा सा हम अपलिफ्ट कर रहे हैं FR1 के अंदर। इसमें सबसे पहली चीज़ जो इनिशियल मेजरमेंट में इंक्लूड होती है FR1 में, वो है कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन। ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका? इसका बैकग्राउंड ये है कि समटाइम्स कुछ एसेट्स ऐसे हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट। ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट मीन्स, जनाब आपने अक्सर देखा होगा ऑयल कंपनीज जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं,
जहाँ पर उसको समुंदर के कहीं पेट्रोल मिल जाए या कहीं ज़मीन पे, तो वो एक पूरा प्लांट लगाते हैं जिससे वो क्रूड ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वो एक पूरा प्लांट। अब नॉर्मली जहाँ जियोलॉजिस्ट उन्हें बताता है कि जनाब यहाँ पर पूरा सर्वे होता है जी, नीचे पेट्रोल है ज़मीन के अंदर या समुंदर की तह में पेट्रोल पड़ा हुआ है, आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाता है, उसको डिग किया जाता है और वहाँ तक पहुँचा जाता है, फिर क्रूड ऑयल वहाँ से निकाला जाता है। दैट इज़ ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट। अब ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है, ये जिस जगह पे भी लगाया जाएगा, जिस फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री में, तो वहाँ के गवर्नमेंट को बड़े कंसर्न होते हैं, इसके बड़े हैजर्ड्स होते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर जो इर्द गिर्द जैसे समंदर के अंदर है, तो वहाँ पर जो आबी हयात है उसको उससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल जो है वो समुंदर में आ जाए तो सारी वहाँ पे जो लाइफ है, ओशन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। या अगर आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया है और प्लांट वैसे का वैसे ही छोड़ गए हैं, तो जनाब वहाँ पर कभी जहाज़ों को भी वहाँ से ख़तरा हो सकता है। अगर आपने ज़मीन पे कहीं पे लगाया हुआ है तो लोगों को वहाँ से ख़तरा हो सकता है। ठीक, सो इट कैन बी, देयर आर सो मैनी हैजर्ड्स। तो गवर्नमेंट जो है जब किसी कंपनी को अलाउ करती है कि जनाब आप ये ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा लें, तो वो उनसे एक कमिटमेंट भी लेती है इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब उनको एनओसी दिया जाता है कि हाँ जी आप डिगिंग कर लें और ऑयल निकाल रहे हैं, तो उनको जब गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है तो उसमें उनसे कमिटमेंट ये ली जाती है कि जब आप अपने ऑपरेशंस यहाँ से ख़त्म कर लेंगे, यानी कि आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डिगिंग करके ऑयल निकाल लिया, अब नीचे ज़ाहिर ऑयल ख़त्म ही हो जाना एक दिन, तो जब आपके ऑपरेशंस यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो इस जगह को आपने ऐसे ही करके जाना है जैसे हम आज आपको दे रहे हैं। यानी कि ये प्लांट यहाँ पे लगा ही नहीं छोड़ जाना आपने, इसको यहाँ से निकालना है, ज़मीन को दोबारा या समुंदर को दोबारा उसी हालत में लेके आना जैसी हालत में हम आपको दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक हो गया, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, डिसमेंटल करना। पहले आपने उसको इंस्टॉल किया, अब आप उसको डिसमेंटल करेंगे, रीस्टोर करना, चीज़ों को दोबारा उसी हालत में लेके आना जैसे उस वक्त थी जब आपको हमने एसिड लगाने से पहले दी थी। अब नेचुरली इस पे भी पैसे लगेंगे, There's going to be some money involved in this। लेकिन वो पैसे कब लगेंगे? हम कहते हैं वो पैसे लगेंगे sometimes in future। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा लिया टुडे, तो ईयर 1 के शुरू में आपने लगा लिया, तो हम कहते हैं जी ये प्लांट हमारा पैसे लग गए जनाब उसको इंस्टॉल करने के, इधर उधर जितना पैसा लगा, पता चला जनाब 500 मिलियन लग गए हैं, 500 मिलियन लग गए हमारे प्लांट लगाने में। इनिशियल मेजरमेंट हो गई जनाब 500 मिलियन पे, लेकिन पता ये चला कि ये प्लांट जो आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया है 500 मिलियन का, इट रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग एज पर द लॉ एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जब हम सब कुछ कर चुके होंगे, तो हमें इस प्लांट को जो हमने अभी इंस्टॉल किया है इसको डिसमेंटल भी करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 साल के बाद हमारी एस्टिमेशन ये है कि विद इन 5 ईयर हम सारा ऑयल जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और 5 साल बाद हमें इसको डिसमेंटल करना। सो आफ्टर द 5 ईयर्स अगर हम देखें, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपको एक कॉस्ट इनकर करनी। अब आप जिसने प्लांट आपको इंस्टॉल करके दिया है उसी से आप एस्टिमेट ले सकते हैं कि यार अगर आप इसको डिसमेंटल करोगे आफ्टर द 5 ईयर तो हमसे कितने के पैसे लोगे। वो आपको एस्टिमेट दे सकता है कि जनाब इसको डिसमेंटल करने के फॉर एग्जांपल हम आपसे 300 मिलियन लेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करना और जगह को दोबारा रिस्टोर करेंगे। 5 साल बाद अगर आप हमसे करवाएंगे तो हम आपसे उस वक्त 300 मिलियन लेंगे, इट्स गोइंग टू बी 300 मिलियन। ठीक हो गया। और ये क्या है, ये एक फ्यूचर कॉस्ट है, दैट इज अ फ्यूचर कॉस्ट। ठीक। अब IAS 16 ये कहता है कि अगर आपके एसिड की नेचर ऐसी है विच रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग और रेस्टोरेशन एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो अब आपको क्या करना है। कहता है वो जो फ्यूचर कॉस्ट है इट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द एसिड। कि आप जब फर्स्ट टाइम इसको मेजर कर रहे होंगे
तो वो जो फ्यूचर कॉस्ट है जो 5 साल बाद इनकर होगी, उसको एसेट की कॉस्ट में आपने आज ही इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो आपका बन गया। जैसे ही आपने एसेट इंस्टॉल किया, आपका ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई है कि आपने इसको यहाँ से ख़त्म भी करना। तो लाइबिलिटी तो आपकी आ गई, गवर्नमेंट के साथ आपकी कमिटमेंट हो गई है कि जनाब हमने ये लगा, आपको तो इजाज़त ही इसलिए दी गई है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, हम आपको इजाज़त देते हैं, लेकिन इसकी वन ऑफ द मेन कंडीशन ये भी है कि आपने इसको यहाँ से ख़त्म भी करना है। इसका मतलब आपने जैसे ही एसेट इंस्टॉल किया है, एंटिटी का क्या बन गया है, ऑब्लिगेशन भी आ गया। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है भाई, ये जो फ्यूचर कॉस्ट है इसको आपने क्या करना है, एसेट की इनिशियल मेजरमेंट में ऐड कर लेना। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या 300 मिलियन, तो आई 16 कहते हैं नहीं, इट्स नॉट 300, इट इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 300। 300 की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अब सुनी हुई है प्रेजेंट वैल्यू, 10% पे निकालें प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है इसकी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 300? 5 साल, n is 5, n is 5, so 300 divided by 1.05, 1.1 power 5. नहीं कैलकुलेट आई, कैलकुलेटर नहीं है कि नहीं आई? ले जी 186 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 300। तो आप यहाँ पर जब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 186। इसका मतलब है एसेट फर्स्ट टाइम कितने पे मेजर होगा, 686 पे। अब इसकी डबल एंट्री क्या होगी, व्हाट इज द डबल एंट्री? तो कहते हैं डबल एंट्री क्या करेंगे आप इसकी? आपने एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने एसेट खरीदा है और आपने उसकी पेमेंट कर दी है, तो आप एंट्री क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहें जी प्लांट है, तो कहें जी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ही है, या बैंक, या आपने एसेट खरीद लिया। अब आपसे ये कहूँ कि जनाब ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट इस पे इनकर हुई है एंड इट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट, तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे? तो हम कहते हैं जी सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट डेबिट टू कैश। कितने की इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, फॉर एग्जांपल 1000, ठीक? अभी बड़े ध्यान से सुनना है आपको, इंस्टॉलेशन टू कैश। अब हमने कहा जी ये जो इंस्टॉलेशन थी दैट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, इट शुड हैव बीन इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, यानी कि इस प्लांट के साथ। अब आप इसको क्या करेंगे, वैसे तो हमने यहाँ पे कहा इसको ऐड कर दें, इट्स सिंपली ऐड, लेकिन जब आप डबल एंट्री करेंगे इस एडिशन की तो क्या एंट्री हो जाएगी जनाब, प्लांट अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन क्रेडिट, so that is added into the cost of the plant। तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं जो कि नेसेसरी थे, पहले वो रिकॉर्ड होंगे, फिर वो ट्रांसफ़र होते जाएंगे और कॉस्ट में ऐड होते जाएंगे, ठीक? अब यहाँ पर आगे जनाब हमने कहा जी ये जो 186 आपने ऐड किया है इसकी क्या एंट्री होगी? इसको अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपने प्लांट खरीदा और आपने उसकी पेमेंट नहीं की अभी, तो आप क्या एंट्री करेंगे? आप एंट्री करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स अकाउंट, यही एंट्री करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन है ये अभी फ्यूचर में इनकर होगी, ये आपकी लायबिलिटी, अगर आप इसको प्लांट में ऐड कर रहे हैं तो आप क्या एंट्री कर रहे होंगे? हम कहते हैं जनाब इट इज गोइंग टू बी प्लांट अकाउंट डेबिट
to cost of restoration credit. इसको मैंने क्या रिकॉग्नाइज किया, कैसे रिकॉर्ड किया? ऐसे ही जैसे लाइबिलिटी रिकॉर्ड की, और ये लाइबिलिटी ही है, इट इज द लाइबिलिटी। क्योंकि पहले आपने कहा ना कि शुरू में ही ऐड करते हैं कॉस्ट। हाँ, तो मैं इसी वक्त कर रहा हूँ ना, ईयर 1 पे जब आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ही ये एंट्री की जा रही। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन। मतलब मैं आपको ये एंट्री जो पहले कराई, प्लांट अकाउंट टू पेएबल, ये एंट्री आपको जरा सी भी रेजिस्टेंस नहीं आपको आई होगी, अरे हमने प्लांट खरीद लिया है, पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी बुक कर ले, यही एंट्री है ना, यही बैकग्राउंड है इसका। अब ये जब आपको दूसरी एंट्री करा रहा हूं ना, इसका भी सेंस यही है कि आपने प्लांट लगा लिया है और आप पे एक लाइबिलिटी आ गई है, क्या? रेस्टोरेशन कॉस्ट। तो लाइबिलिटी में इंक्रीज आ गया, क्रेडिट, एंड इट शुड हैव बीन इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया जनाब, प्लांट अकाउंट डेबिट, सॉरी ये वाली, ये वाली, ये आपने इंस्टॉलेशन किया ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक एसेट को आपने इंस्टॉल किया, उस पर 1000 रुपये लगे, तो क्या एंट्री करेंगे आप? इंस्टॉलेशन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंस्टॉलेशन है ये इस प्लांट के साथ नेसेसरी है, रिलेट करती है। इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन, ये वाली लाइन लगा रहे हैं। तो इसको किस में शामिल होना चाहिए? प्लांट की कॉस्ट में। तो कोई चीज़ अगर आप प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लांट को क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे, तो द प्लांट अकाउंट डेबिट, और इसको आप क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। तो आपका नेट इफेक्ट क्या बनेगा? प्लांट टू कैश, यानी कि 1000 रुपया प्लांट पे ही लगा। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ये जो दूसरी एंट्री है इसको हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्री, कि एक अकाउंट में से फिगर निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दें, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एंट्री। सो हमने इंस्टॉलेशन में से निकाल के उसको किस अकाउंट में डाल दिया है? प्लांट अकाउंट में। तो जिस अकाउंट से निकाल रहे हैं अगर वो डेबिट अकाउंट है तो उसको क्रेडिट कर दें, और जिसके अंदर आपने उसको शामिल करना है उसको डेबिट करें, जैसे हम यहाँ पे करें। और अगर आप जिस अकाउंट से निकाल रहे हैं वो क्रेडिट अकाउंट है तो उसको खुद को दें, तो जिसमें आपने डालना है उसको क्रेडिट कर दें। सो दैट इज द रूल ऑफ ट्रांसफर एंट्री। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया और प्लांट को डेबिट। तो कमिंग बैक वंस अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन। अब रूल क्या बना? 16 ये कह रहा है कि इफ द नेचर ऑफ द एसेट इज दिस दैट इट रिक्वायर्स डिसमेंटलिंग at the end of its useful life, then the cost of dismantling should have been included within the cost of the asset at the time of initial measurement at its present value. अगर हम उस पूरे रूल को नरेट करें और यहाँ पे लिखें कि क्या रूल बना? रूल ये बना that the cost of dismantling should have been included within the cost of the asset. एसेट की कॉस्ट में आपने उसको शामिल कर लेना, within the cost of the asset. At the time, किस वक्त? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, at the time of initial measurement, यानी कि उसी वक्त जब आप फर्स्ट टाइम उसकी कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं, जब आप उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, प्लांट अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो 500 अगर आपका प्लांट बनाने में लगा है तो अगर आपने 500 पे उसको डेबिट कर दिया और आपको क्वेश्चन ये बता रहा है पेपर में इट रिक्वायर्स अ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और उस वक्त इसके पैसे 300 लगेंगे, और फिर भी आप प्लांट को 500 से डेबिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक पॉइंट स्किप कर रहे हैं स्टैंडर्ड का, कि प्लांट को डिसमेंटलिंग रिक्वायर्ड थी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, और 16 इसके बारे में क्लियरली आपको बता रहा है कि इफ एन एसेट रिक्वायर्स अ डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ,
the cost of dismantling should have been included within the cost of the asset at the time of initial measurement. मतलब अगर आप बाद में शामिल करेंगे तो ऐसे नहीं है, इट शुड बी एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट। जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम उसको मेजर कर रहे हैं उसी वक्त आपने शामिल करना। ठीक, यहां तक हो गया। एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको डिस्काउंट फैक्टर की जरूरत होगी, वो पेपर में आपको गिवन होगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि कंपनी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फलां डिस्काउंट रेट यूज़ करके कैलकुलेट कर, तो आपने उसी रेट को यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू लेना। लेकिन आपको ये रूल इग्नोर नहीं करना। आप FR1 में अगर इनिशियल मेजरमेंट टेस्ट हुई तो उसमें कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ज़रूर होगी, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये डिसाइड करेगा कि मैंने इनिशियल मेजरमेंट टेस्ट करनी है तो वो इंट्रो ही तो नहीं टेस्ट करेगा ना, सिर्फ कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी, कि ये तो आपसे वो टेस्ट नहीं करने जा रहा, ये ऑलरेडी टेस्ट हो गया होगा। अब वो अगर आपसे कुछ टेस्ट करने जाएगा तो वो जो नई चीज़ उसने इंक्लूड की है FR1 में इनिशियल मेजरमेंट में वही टेस्ट करेगा, और वो क्या है? कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन। एंड द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन मीन्स कि अगर किसी एसेट के लिए ये ज़रूरी है, ये लाइन अब आपने याद रखनी, शुड हैव बीन इंक्लूडेड विद इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स इनिशियल मेजरमेंट एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट। उसको आपने डिस्काउंट कर लेना है, प्रेजेंट वैल्यू पे ले आना है, और आपने उसको उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना है। इसकी डबल एंट्री क्या बनती है? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन। इसके साथ एक लफ्ज लगता है, वो आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे FR2 के अंदर लेकिन वैसे लिख लें, आपको पास सुना सुनाया वर्ड है, कोई तकलीफ नहीं होगी या ज़्यादा। टू प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन। ठीक, इसके साथ लफ्ज़ लगता है प्रोविजन, और प्रोविजन का लफ्ज़ हम इसलिए इसके साथ लगाते हैं कि हमें ये एस्टिमेट होता है और हमें पता हो ये नहीं है एग्जैक्ट कि एक्चुअली कितनी कॉस्ट इनकर हो। इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन। तो है तो ज़रूर ये लाइबिलिटी, लेकिन इसकी अमाउंट में हमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जो है वो हमें नज़र आती है। हालांकि हमने उसी से एस्टिमेट लिया है जिससे आपने प्लांट लगवाया होगा, उसी ने आपको एस्टिमेट दिया, लेकिन फिर भी बिकॉज इट इज़ अ फ्यूचर कॉस्ट सो अ लिटिल बिट एस्टिमेशन इज़ देयर। तो एस्टिमेशन की वजह से हम क्या कहते हैं कि इसकी एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगी वो हमें नहीं पता। तो ये लफ्ज़ प्रोविजन का लफ्ज़ इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी अमाउंट में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो वो चेंज भी हो सकती है, वो चेंज भी हो, कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन जो बाद में लगेगी, जो 5 साल बाद पैसे लगेंगे वो हो सकता है इससे मुख्तलिफ। उसको कैसे टैकल करना है ये आप FR2 में सीख लेंगे। और टू टैकल दैट इट विल बी इन FR2। IS 37 पढ़ेंगे आप इन FR2, वो आपको बताएगा कि अगर ये अमाउंट बाद में चेंज हो जाए तो उसका क्या करना, तो वो अभी FR1 में नहीं, इट विल बी इन FR2। हाँ जी, ये देखिए ये अच्छा सवाल है कि ये प्रोविजन जो है ये इट्स नॉट, आपने याद रखना है, आपने इंट्रो में डेप्रिसिएशन के साथ लफ्ज लिखा होता है अक्सर किताबों में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या डाउटफुल डेट्स के साथ भी लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपने ये याद रखना है, ये लफ्ज प्रोविजन जो है ये स्पेसिफिकली लाइबिलिटीज के लिए, वो जो वहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है किताबों में पेपरों में वो गलत, इट्स रॉन्ग। दैट इज़ कॉल्ड, ऐसे बैड डेट्स है, डाउटफुल डेट, उसका प्रॉपर नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इट्स नॉट प्रोविजन। तो जहाँ जहाँ पे प्रोविजन लिखा हुआ है वो अब जब आप FR1 और 2 की स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रोविजन का लफ्ज़ का इस्तेमाल वहाँ पे बिल्कुल गलत। ठीक, तो वो उसका प्रॉपर वर्ड बनता है अलाउंस फॉर डाउटफुल। और डेप्रिसिएशन के साथ वर्ड है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। उससे पहले जो वर्ड प्रोविजन है ये गलत, सिंपली अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो वहाँ पर वो दोनों लफ्ज़ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, और चूँकि वो होते आ रहे हैं तो कभी किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया। ठीक, लेकिन द वर्ड प्रोविजन स्पेसिफिकली रेफर टू अ लाइबिलिटी, और ऐसी लाइबिलिटी जिसकी अमाउंट जो है वो अनसर्टन हो,
और वो कब पेमेंट होगी उसकी, उसमें भी अनसर्टेनिटी। जैसे हम ये कहें ना 5 साल बाद इनकर होगी, तो ज़रूरी तो नहीं 5 साल बाद। पता चले ईरान से पेट्रोल फ्लो करके इधर आ गया, जो आपका अंदाज़ा था कि 5 सालों में हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो तो किया, लेकिन जैसे ही इधर से कुआं खाली हुआ उधर से, है ना, ईरान आपको डिग क्यों नहीं करने देता। यही मसला है ना ईरान के साथ। वो कहते हैं आपने डिगिंग नहीं करनी बलोचिस्तान में, तो क्यों नहीं करनी, वो आपका जो बेड है वो उनसे नीचे है, वो फ्लो करके इधर आ जाएगा। सर पर इसमें एक बात भी तो है ना, इसमें कंट्रोल तो हमारा है किस सर, इसके ऊपर डिगिंग पे। तो करा ले फिर आप, करा ले, करा के देख लें, देखें क्या होता है आपके साथ। अभी देख रहे हैं ना एब्सोल्युटली नॉट के बाद क्या हो रहा है, कह लें आप एब्सोल्युटली नॉट, देख लें क्या कर रहे हैं आपके साथ। अब अगर आपने ये भी कर लिया तो फिर देखें आपके साथ कर दे क्या। सो देयर इंटरनेशनल फोर्सेस, यू नो, आपको लगता है आपका कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल नहीं होता आपका, ठीक। इन सब्सटेंस जो है वो आपका कंट्रोल। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन, ठीक। अब एक और चीज छोटी सी आपने अपने पास लिखनी है, ये कॉस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, तो हमने कहा जनाब ये कॉस्ट से मुराद स्टैंडर्ड हमें ये कह रहा है कि इट्स अ परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इन ऑपरेटिंग कंडीशन। अब हम ये कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन है ये ज़रूरी थी, तो हम कहते हैं बिल्कुल ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बगैर आपको इंस्टॉलेशन की इजाज़त नहीं मिलनी थी। जब तक आपने गवर्नमेंट से ये कमिट नहीं करना था, तब तक गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस फॉर डिगिंग देना ही नहीं था। इसका मतलब है प्लांट इंस्टॉल करने के लिए ये ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करना आपके लिए ज़रूरी था, इसके बगैर आप इसकी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। सो इट वाज नेसेसरी, नंबर 1। और सेकंड, इट शुड हैव बीन इंक्लूडेड विद इन द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द एसेट एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू, एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। और एंट्री हम क्या कर रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग क्रेडिट, किस वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू। याद रहेगी बात। अब यहां पर एक और आप लाइन लिख लें, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। सही हो गया। अब मैंने यहां पे क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, नंबर 1 फेयर वैल्यू, ये अपने पास लिखें, ये क्या होती है फेयर वैल्यू, डेफिनेशन लिख लें इसकी। फेयर वैल्यू, द वैल्यू एट विच, fair value, the value at which an asset can be sold, the value at which an asset can be sold or a liability can be settled, or a liability can be settled. The value at which an asset can be sold or a liability can be settled in an orderly transaction. In an orderly transaction. ये हम कहते हैं जी ये फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब ये समटाइम्स क्या होगा, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो मैं क्या आपको यहीं पे बता दूं, आप लोग बाद में फिर कंफ्यूजन आएगी कि ये बात पहले तो हुई नहीं थी। ज़रूरी नहीं है कि जब आप एक एसेट खरीद रहे हैं तो आप कैश ही दे रहे हो, इट कैन बी एक्सचेंज ऑफ एसेट। सही हो गया, इट कैन बी एन एक्सचेंज ऑफ एसेट। आपने कोई चीज़ नया प्लांट खरीदना है तो आप कहते हैं यार हमारे पास DHA में 2 प्लांट हैं, वो आपको दे दें, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इट्स ए एक्सचेंज। तो इसका मतलब अब नए प्लांट की कॉस्ट क्या होगी, इट शुड बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन गिवन। याद रहेगी बात। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रिलेट करेंगे कि जो कंसिडरेशन आप देंगे कैश के अलावा, इन काइंड, कोई लैंड दे दिया आपने या कुछ और दे दिया, तो उसकी जो फेयर वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ दैट न्यू एसेट। समझ आ गई बात। ये जनाब हमारे पास आए 16 आए, होपफुली आपको समझ आई होगी बात, ठीक। और अगर आप पहले
ज़ाहिर टीचर से आप किसी और से पढ़े होते हैं तो आपकी वेवलेंथ जो है वो शायद प्रॉब्लम आती है। फेयर वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड और अ लाइबिलिटी कैन बी सेटल्ड in an orderly transaction. In an orderly transaction. Orderly transaction का मतलब है कि transaction market participant के होनी चाहिए, ठीक? Arm's length transaction जिसको कहते हैं कि ये दो ऐसे लोगों में नहीं होनी चाहिए जो एक दूसरे को बड़े करीबी जानते हो, ठीक? और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि चल यार तू भरा है मेरा, कोई नहीं है जी, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। हम दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप में हैं तो थोड़ा कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा कर लो, तो वो मार्केट वैल्यू नहीं आएगी उसमें। सो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब होता है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें इन्फ्लुएंस ना हो, प्रेशराइज ना किया गया, इंटिमिडेट ना किया गया, ठीक? तो इसको हम कहते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। सही हो गया। लेकिन मैं आपसे बात ये कर रहा था कि दे माइट बी आपको लग रहा हो कि दिस इज स्टैंडर्ड, ये रिपोर्टिंग पढ़ा रहा है कि थ्योरी पढ़ा रहा है। आया हो शायद फीलिंग आपके लिए कि यार हम तो अकाउंटिंग की क्लास पढ़ने आए थे, ये तो लगता है थ्योरी की क्लास पढ़ने, तो थ्योरेटिकल क्लास ले, ठीक? तो थ्योरेटिकल क्लास अगर आपको अभी लगा है तो उसकी वजह यह है कि जनाब जितने भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे या आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इज ऑल थ्योरी बेसिकली। ये आपको प्रिंसिपल्स बताता है कि हाउ टू डू द अकाउंटिंग, आपने करनी कैसे अकाउंट, ठीक? तो पहले जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं ग्रैब करेंगे स्टैंडर्ड का तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे ले जाऊँ और आपसे कहूँ ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। मैं आऊँगा एन ऐड करी जाओ, एन माइनस करी जाओ, 2 सवाल कराऊंगा आपको, तीसरे सवाल पे आपको लगेगा मैं आ गया। आपको आया नहीं, आपको बस ये पता चल गया, रट्टा लगा लिया आपने कि ये चीज़ें ऐड होंगी, ये चीज़ें माइनस होंगी, ये जब रेस्टोरेशन आएगी तो ये ऐसे कर लेना है, इसको वैसे कर लेना, ठीक? तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको पहले स्टैंडर्ड कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। आई कैप का जो पेपर पैटर्न है ये बड़ा मॉडर्न होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक? और मैं आपको बता दूं कोई बैद नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड्स में डिस्कसिव क्वेश्चन आने शुरू हो जाए। मतलब आपसे ये कहे कि ये कंपनी को जनाब ये फलां मसला चल रहा है और उसने आपसे पूछा है कि अब हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हैंडल करें। अब लिटरली आपको वहां पे कोई एंट्री नहीं करनी होगी, आपको सिर्फ उसको बताना होगा कि फलां स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको इस तरह करना पड़ेगा। सॉरी, ऐसा जब आता है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर वो डिस्कशन आई थी तो हमें तो समझ ही नहीं आया क्या करना। हालांकि उन्हें वो सवाल अगर क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया जाए, अकाउंट हेड बना के दे दिया जाए तो वो फ़ौरन कर ले, लेकिन जैसे ही वो थ्योरेटिकल सेंस में आया, डिस्कशन के सेंस में आया कि जनाब कंपनी का जो CFO है उसने आपको एक ईमेल भेजी है, उसने कहा जी ये 3-4 अकाउंटिंग इश्यूज हैं और ये इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे लेके जाना है, तो ये आप ज़रा हमें गाइड करते हैं कैसे करना है। तो इस तरह के सवाल जो हैं ये FR2 में इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, तो नेचुरली दे ड्रिल इट डाउन, आहिस्ता आहिस्ता आगे आएगा। और जब आप FR2 में जाएंगे तो ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, और CFAB में तो यू नो इट हैज़ टू बी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लाने का मतलब ये अगर आप देखें तो वो क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 2 नए स्टैंडर्ड जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने FR1 में डाले। इसका मतलब ये है कि वो चाह ये रहे हैं कि स्टूडेंट शुरू से इसके साथ फैमिलराइज हो के आए, कि फर्स्ट टाइम जाके CFAB के अंदर जब एकदम आपको डिस्कसिव पॉइंट पे लेके जाया जाता है और आपको डिस्कशंस पूछी जाती हैं तो एकदम बंदा जो है ना वो आंखें ऊपर हो जाती हैं कि ये क्या हो गया, एकदम ही अजीब सी रिपोर्टिंग शुरू, ठीक? तो वहाँ पे जाके फिर मसला हो जाता है। अब उसका हल ये है, और वो बड़ा ठीक उन्होंने कर रहे हैं न्यू स्कीम में, कि स्टूडेंट को शुरू से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो फाइनली टेस्ट होने, ठीक? तो इसलिए स्टैंडर्ड को पहले
इसका एक तरीका जो है वो यही है कि पहले स्टैंडर्ड को समझा जाए, उसमें है क्या, उसकी लैंग्वेज को समझा जाए, उसको कॉम्प्रिहेंड किया जाए, फिर उसकी एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन किस तरह होगी? वो क्वेश्चन डाटा होगा, आपको कहा जाएगा हाँ जी बताएं प्लांट किस वैल्यू पे मेजर होगा जी, उसमें जनाब आपको बताया होगा इतनी इंस्टॉलेशन है, इतना ये है, इतनी रेस्टोरेशन थी, इतनी फलां थी, तो बताओ बैलेंस शीट में एसओएफपी में ये किस वैल्यू पे जाएगा। अब आप जब वैल्यू ड्राइव कर रहे होंगे तो वो IAS 16 की एप्लीकेशन किस वजह से कर रहे होंगे कि जी इस साइड पे ये रूल है, इधर ये रूल है, ये शामिल होगा कॉस्ट में, क्यों नहीं शामिल होगा, फलां चीज। तो वो सारा आप क्या अप्लाई कर रहे होंगे? इनिशियल मेजरमेंट का रूल अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने समझा होगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, अगर आपने याद किया होगा तो फिर वो हो तो जाएगा नेचुरली। बड़ी बड़ी दुनिया जो है वो पास, पूरा फाइनल पास कर जाती है रट्टे की बुनियाद पे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्रैमिंग से आप पास नहीं कर सकते, लेकिन क्रैमिंग का एक मसला होता है, आपकी जो एक एनालिटिकल स्किल होती है वो डेवलप नहीं होती, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होती, जो कि आपको एज ए मैनेजर चाहिए होती। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो दो चीज़ें होती हैं, एक एनालिटिकल स्किल होती है और एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ये दो चीज़ें नहायत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये डाटा जो होता है ना, ये रूल्स, ये जो आपका मोबाइल जो आपने अपने बैग में और अपने जेब में रखा हुआ है, आजकल 500 GB डाटा तो वो कैरी कर रहा होता है। मशीन्स जो है वो आपसे अच्छी क्रैमिंग कर लेती हैं, वर्ड टू वर्ड कर लेती हैं। एज ए ह्यूमन आपको जिस एट्रीब्यूट की ज़रूरत है, जिस क्वालिटी की ज़रूरत है, वो एनालिटिकल स्किल है कि आप चीज़ों को एनालाइज कितना अच्छा करते हैं। मॉडर्न क्वालिफिकेशंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो जनाब आपको ये जो आप बनाना सीख रहे हैं ना, वो कहते हैं ये तो आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। जितना भी अकाउंटेंट जो है, अगर आप देखें जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको निकाल देते हैं। उसे आप कमांड देंगे सैप को कि जनाब हमें IAS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, वो आपको फ़ौरन निकाल कर दे देगा। डाटा आपने एंटर किया होगा वो आपको एज पर IAS फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा। आप कहेंगे हमें US गैप्स के मुताबिक चाहिए, वो US गैप्स के मुताबिक बना के दे देगा। वही डाटा उसको रीअरेंज करेगा, US गैप्स के मुताबिक बना देगा। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो उन फिगर्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, वो उनको एनालाइज नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? वो वही करेगा जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो अभी तक इंसानों के पास, वो भी मशीन्स के पास इतनी ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी बहुत आ गई है। जैसे आपका मोबाइल जो है, आपको कोई मैसेज आ जाए तो उसमें नंबर हो, तो अगर आप उसको प्रेस करें तो आपको पूछता है कि जनाब फ़ोन नंबर स्टोर करना है, यानी कि वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फ़ोन नंबर का पैटर्न। ईमेल हो तो तब भी आपसे पूछ लेता है कि ईमेल करनी है, ठीक। तो इसका मतलब है थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अप टू द रिकग्निशन, वो थोड़ी बहुत मशीन्स आ रही है, लेकिन अभी तक इतनी नहीं आई कि वो चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकें, रिग्रेस कर सकें। वो अभी तक इंसान ही कर पा रहा उसको एनालाइज करना। तो एनालाइज करने की एबिलिटी आप पे होनी चाहिए, और वो उसी वक्त आती है व्हेन यू आर ए गुड एट कॉम्प्रीहेंशन, चीज़ों को समझने में, अपने जो लॉजिक हैं उसको आप यूज़ करने की एबिलिटी रखते हो। तो ये कोशिश करें कि आपके अंदर एबिलिटी है। ले जनाब, थैंक यू, आपका टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।